गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5, जिसमें आज हम आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों की कठोर सुरक्षा को भेद कर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा बर्लिन से चालाकी पूर्वक जापान पहुंचे 1943 में। जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अंग्रेजों की कठोर सुरक्षा के कारण उसको भेद कर 1943 में एक सबमरीन की सहायता से बर्लिन पहुंच गए। यह एक जोरदार साहस था। वहां रास बिहारी बोस ने हिंद मुक्ति की इस फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण दिया। उन्हें संभालने के लिए कहा। यह निश्चित किया कि वह फौज मात्र भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों की ही नहीं होगी और भारत की मुक्ति के लिए ही लड़ेगी, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ही लड़ेगी। उसमें जापान और अग्नि एशिया के भारतीयों की मदद मिली। उसमें जापान और अग्नि एशिया के जो भारतीय लोग थे उनकी भी मदद मिली। जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात करी। उसने भारत के पूर्व स्वराज के लिए सभी प्रकार की सहायता करने का निश्चय किया कि हम सभी प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, ऐसा निश्चित किया। जापानी सेना भारत में जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे काम चलाऊ सरकार का वहां गठन करके वहां की व्यवस्था उसे सौंपेगी और जापान उसे मान्यता भी देगी, ऐसा विचार किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र जापान से सिंगापुर गए और वहां सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया, उन्हें नियुक्त किया गया। साथ साथ रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA आज़ाद हिंद फौज के प्रधान पद से स्वेच्छापूर्वक निवृत्ति लेकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में नियुक्ति की। वहां बसने वाले भारतीयों को अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए योग्य और समर्थ नेता मिला। उन्हें एक योग्य नेता मिल गया। तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का प्यारा नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस की उपाधि नेताजी बन गई। नेताजी ने सैनिकों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा दिया। ये सब नारे दिए। अपने कुशल मार्गदर्शन द्वारा समांतर सरकार की रचना की, एक समान सरकार की रचना की। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वहाँ के भारतीयों से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सर्वस्व बलिदान देने की मांग की, उनकी मांग थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा काम चलाऊ सरकार की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाऊ सरकार की रचना की। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ साथ ही उन्होंने काम चलाऊ सरकार की रचना भी की थी, जिसमें वे प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। ये दोनों पद संभाला। भारत की इस काम चलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, वर्मा आदि देशों ने मान्यता दी, इसे मान लिया। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज स्वीकार किया।
आय के लिए जापान की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान, संपत्ति कर लगाना निश्चय किया। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज नाम दिया। अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बाबू का बलिदान। मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा आदि प्रदेश अधिकार में ले लिया गया। सुभाष चंद्र बोस के सफल नेतृत्व में उन्होंने रंगून, प्रेमा, कोहिमा आदि प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इसके उपरांत वर्तमान मणिपुर की राजधानी भी जीत लिया, मणिपुर को भी जीत लिया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के इस काल में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब ब्रिटेन की ओर से अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। वो भी युद्ध लड़ने लगा और जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान ने शरणागति स्वीकार की। परंतु अमेरिका ने जापान के दो प्रदेश नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली, जिससे नेताजी को जापान की ओर से मिलने वाली सहायता बंद हो गई, जिससे उनको कोई भी सहायता नहीं मिली जापान की तरफ से। तदपरांत ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति अधिक खराब हो गई थी। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंकॉक, साइगोन, फार्मासा द्वीप के ताइपे विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का अवसान विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा हुआ रहस्य बना हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया। जो आज़ाद हिंद फौज में जो लोग थे उनके पकड़े जाने पर सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया। भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा दी, उनको सजा सुनाई, जिसका प्रचंड लोक विरोध होने से वापस लेना पड़ा, जिसका विरोध हुआ। इससे उन्होंने वह केस वापस ले लिया और इस घटना से और मुंबई के नौका विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज देने की चर्चा शुरू की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंपकर जून 1948 तक विदा होगी। उन्हें सारी सत्ता सौंपकर अपने देश वापस चली जाएगी 1948 में। इसी दौरान भारत का वायसराय के रूप में वेवल की जगह माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगों के कारण देश की स्थिति अत्यंत करुण थी, अत्यंत गंभीर थी। संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे, दंगे शुरू हो गए।
यह देखकर सरदार पटेल, नेहरू सहित कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, कि हमें पाकिस्तान की मांग स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और भी विकल्प नहीं है। मुस्लिम लीग और जिन्ना का हत्याग्रह 9 सितंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार हुआ, उसे स्वीकारा नहीं गया। लीग ने 31 जनवरी 1947 पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उग्र कार्यक्रम का आग्रह के कारण भारत विभाजन स्वीकार करने की परिस्थिति पैदा हुई कि भारत का विभाजन करना पड़ेगा। इन संयोगों में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। नेताओं को यह तर्क उचित लगा। उन्होंने नेहरू और सरदार गांधी जी के साथ परामर्श किया, उनके साथ बातचीत की। गांधी जी ने विवश होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार लिया। माउंटबेटन योजना जून 1947 और भारत का विभाजन। वायसराय माउंटबेटन ने अपना स्थान संभाल लिया। 24 मार्च 1947 उनके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा था। उनके पास एक ही उपाय था, वो भी भारत का विभाजन होना ही चाहिए। सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार लेने का आग्रह किया था, इसे स्वीकार लिया। इस तरह इन संयोगों में लंबी चर्चा और विचार विमर्श के अंत में 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने अखंड भारत के 2 भाग करने की अंतिम योजना प्रस्तुत की कि भारत का 2 भाग होना चाहिए। ऐसा विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया। दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि वायसराय माउंटबेटन ने पंजाब, बंगाल के हिंदू बाहुल्य विस्तारों को भारत के साथ और मुस्लिम बाहुल्य विस्तारों को पाकिस्तान के साथ तथा वाया सीमा प्रांत बलूचिस्तान और सिलहट क्षेत्रों को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने के निर्णय को स्वीकृति दी कि कौन से प्रदेश किस में रहेंगे। ऐसा प्रस्ताव पारित किया। हिंद स्वातंत्र्य कानून जुलाई 1947 वायसराय माउंटबेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वातंत्र्य कानून जुलाई 1947 पारित किया, उसे लागू किया। इस कानून के अनुसार भारतीय संघ ने प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को और पाकिस्तान ने जनाब जिन्ना को चुना। इस कानून से भारत की पराधीनता समाप्त हुई। इसलिए गांधी जी इस धारा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम और श्रेष्ठकर कानून कहते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय माउंटबेटन द्वारा सत्ता सौंपने की कार्यवाही की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि करके की गई। सबको उनका पद सौंपा गया। ध्वज स्तंभ पर से इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक नीचे उतरा गया और भारत का तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराया गया। भारत के ध्वज को फहराया गया। माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को सौंपा, उन्हें सौंप दिया। सत्ता हस्तांतरण की सारी कार्रवाई पूरी हुई।
सत्ता ट्रांसफर की पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। समग्र वातावरण हर्षोल्लास की लहर में गूंज उठा। सारा वातावरण खुश हो गया। 15 अगस्त 1947 का सुंदर प्रभात उदित हुआ। उसकी सुबह हुई। समस्त भारत की जनता ने आनंद और उल्लास से प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समारोह को मनाया, उसे एंजॉय किया। जगह जगह तोरण बांधे गए, विद्यालयों में मिठाइयाँ बांटी गई। सभी ने प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत अनुभव किया, परंतु महात्मा गांधी जी हिंद विभाजन से दुखी होने से वे गहरे शोक और चिंतन में डूबे थे। स्वतंत्र भारत और उनके समक्ष तात्कालिक समस्याएं, माउंटबेटन योजना और हिंद स्वातंत्र धारा के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की विभाजित स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तान इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए पहला सैनिकों की व्यवस्था, दूसरा संपत्ति संबंधी समस्याएं, तीसरा लेन देन के हिसाब, चौथा है निराश्रित की समस्याएं, पांचवा सार्वजनिक सेवाओं और उसके लिए अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के उपरांत छठा भारत के पश्चिम में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी तरफ का पूर्वी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित करने आदि मुख्य समस्याओं का निराकरण करना था। इन परिस्थितियों के निराकरण के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के दो मिलकर 5 प्रतिनिधियों की समिति उसे नियुक्त किया गया। इस समिति ने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संबंधित प्रश्नों के जानकार विशेषज्ञों की अलग अलग समिति नियुक्त की और मतभेद की स्थिति में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के एक एक प्रतिनिधित्व से बना पंचायती आयोग जो फैसला दे उसे अंतिम मानने को दोनों देशों ने स्वीकार किया। भारतीय सेना के सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरा करने पर फरवरी 1948 ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदा लिया। सैनिक, न्यायिक और प्रशासनिक आदि सेवा करने वाले अधिकारियों को भारत पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करने तथा उससे संबंधित वेतन भत्ता, नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारत और पाकिस्तान छोड़कर आने वाले निर्वासित नागरिकों, उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्याओं को धैर्य और कुशलता पूर्वक हल किया गया। भारत में 862 देसी रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत संघ में जोड़ने का भगीरथ प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय, लौह मनोबल और कूटनीतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किया। फिर भी विभाजन के कारण हुए कौमी दंगों का प्रभाव, महात्मा गांधी जी की हत्या का आघात, स्वतंत्र भारत को सुशासन देकर स्वावलंबी बनाना, कृषि क्षेत्र की कमजोर स्थिति, देश में शांति और सुहल का वातावरण तैयार करना, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जैसे प्रश्नों आदि विषयों के निराकरण के लिए दीर्घकालीन आयोजन आवश्यक बना।